हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार एग्ज़ाम के चरण पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं बिहार लाइब्रेरी के 50 क्वेश्चन का सीरीज। दोस्तों, एलईटी का आयोजन होने वाला है जल्द ही। एलईटी का मतलब कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का वैकेंसी आएगा, और जब आएगा तो उसका सिलेबस जारी होगा। तो सिलेबस में अगर और भी सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हम आपको लाइब्रेरी साइंस का 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन अगर सिलेबस में कोई और सब्जेक्ट जैसे कि जीके आ गया, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, तो वो सब्जेक्ट भी आएगा, तो मैं आपको वो सब का भी तैयारी कराऊंगा। लेकिन एक बार सिलेबस आ जाएगा, उसके बाद हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ लाइब्रेरी साइंस को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों, हमारा जो सीरीज है वो बिहार लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको देख करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, और आप अब और बच्चे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपको अगर टेलीग्राम का यूज करना है तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग आज के पहला क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग पॉल ऑर्टेड ने किसके संदर्भ में किया? डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग पॉल ऑर्टेड ने किया था। ये किसके संदर्भ में किया था? ऑप्शन ए, केवल सरकारी दस्तावेजों का प्रबंधन। सरकार बी हो गया क्या? सभी प्रकार के ज्ञान अभिलेखों का संगठन और पुनर्प्राप्ति। कानूनी दस्तावेजों का संरक्षण या पांडुलिपि का अध्ययन। तो पॉल ऑर्टेड ने, आंसर क्या होगा? पॉल ऑर्टेड ने डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के ज्ञान अभिलेख का संगठन और पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में किया था। सभी प्रकार के ज्ञान अभिलेख का संगठन और पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में किया था दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का हृदय किसे कहा जाता है? प्रथम और द्वितीय नियम, या फिर द्वितीय और तृतीय नियम, सभी 5 नियम सामूहिक रूप से, या चतुर्थ और पंचम नियम। दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का हृदय द्वितीय और तृतीय नियम को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? द्वितीय और तृतीय नियम को कहते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का हृदय सेकेंड और थर्ड लॉ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान क्यों कहते हैं? द्वितीय और तृतीय नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि पाठक और पुस्तक के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है कि हर पाठक को मतलब उसकी पुस्तक मिले। समझे? द्वितीय नियम क्या कहता है? हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले। और तृतीय नियम कहता है कि हर पुस्तक को पाठक मिले। तो ये द्वितीय और दूसरा और तीसरा नियम जो है, पुस्तक और पाठक के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। इसीलिए पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का हृदय इसे कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिए थे। डॉक्टर रंगनाथन क्या है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं। 1931 में उन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किताब लिखा, उसमें ये 5 नियम दिए गए। इसमें पहला नियम क्या है? पुस्तकों को उपयोग में लाओ, मतलब पुस्तकें उपयोगार्थ है, पुस्तकों का उपयोग करिए। दूसरा नियम क्या है? हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले। हर जितना पाठक है सबको उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। और तीसरा क्या है कि हर पुस्तक को पाठक मिले। चौथा क्या है? पाठक का समय बचाओ। और पांचवा क्या है? पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव है। तीसरा नंबर, नेस्टॉक नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संस्था का एक प्रभाग है? मतलब किस संस्था का एक डिवीजन है? नेशनल सोशल साइंस, नेस्डॉक मतलब नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। दोस्तों, अगर डबल एस आई तो ज़्यादातर क्या होता है? अगर डबल एस आई तो ज़्यादातर क्या होता है? सोशल साइंस हो जाता है। क्या होता है? सोशल साइंस हो जाता है। तो यहाँ पे डबल एस है, तो ये भी क्या है? सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस वाला ही सोशल साइंस का क्या हो जाएगा? प्रभाग होगा, उसका एक संस्था हो जाएगा। तो नेस्डॉक क्या है? नेस्डॉक क्या है दोस्तों? नेस्डॉक का फुल फॉर्म नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म है। ICSSR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च का एक क्या प्रभाव है? प्रभाग है। क्या कहेंगे इसको? ICSSR की स्थापना भारत सरकार के सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है? नेस्डॉक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ICSSR। क्या होता है? ICSSR मतलब नेस्डॉक जो है वो ICSSR का क्या है? एक प्रभाग है।
डीडीसी में तालिका 3 किसके लिए है? मानक उपविभाग के लिए, क्षेत्र के लिए, या फिर साहित्यिक उपविभाग के लिए, या फिर भाषा के लिए। दोस्तों डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी, डीडीसी आप लोग जानते हैं कि डीडीसी का आविष्कार, डीडीसी कौन बनाया था? मेलविल डेवी बनाए थे। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी में तालिका 3 का उपयोग साहित्य के उपविभागों सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? साहित्य के उपविभाग के लिए। डीडीसी में तालिका 3 किसके लिए है? साहित्य के उपविभाग के लिए। सीसी में कोलन का प्रयोग किन दो पक्षों पेशेंट के बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? ओहो, दर्शाने, यहाँ पे एक बिंदु होगा, एक ए होगा, ए यहाँ पे दर्शाने। ओह, देखिए सीसी में कोलन का प्रयोग किन दो पक्षों फेसट के बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व और पदार्थ के लिए, पदार्थ और ऊर्जा के लिए, ऊर्जा और स्थान के लिए, स्थान और समय के लिए। सीसी में कोलन का प्रयोग किन दो पक्षों फेसट के बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्थान और समय। दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन सीसी में कोलन का प्रयोग मुख्य रूप से किसी विषय के विभिन्न पदों फेसिट्स, स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाने के लिए संयोजक प्रतीक के रूप में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का आंसर टी हो जाएगा, स्थान और समय। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH का प्रकाशक कौन करता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH का प्रकाशन है जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन कौन करेगा? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करेगा। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है? लंदन यूके, पेरिस फ्रांस, या फिर हेग नीदरलैंड, या फिर न्यूयॉर्क USA। दोस्तों इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन का मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड में। कहाँ है? हेग में है। हेग कहाँ? नीदरलैंड में। ग्रंथालय प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, यह कथन किसका माना जाता है? ग्रंथालय है जो प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, यह कथन डॉक्टर एसा रंगनाथन का है। किसका है? डॉक्टर एसा रंगनाथन का है। पुस्तकालय है जो प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। अगला, डॉक्टर एसा रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में 5 नियम दिए थे। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। यह लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का नेटवर्क है। यदि स्थित छोटा क्षेत्र में, जैसे कि एक घर में क्या होगा? लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। और स्कूल में क्या होगा? लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है? ISSN दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है? यह होता है 8 अंकों का। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है? यह होता है 8 अंकों का होता है। इसका उपयोग होता है धारावाहिक प्रकाशनों जैसे कि समाचार पत्र जर्नल्स में ISSN होता है। ISSN में 2 4 अंकीय समूह में हाइफन द्वारा विभाजित किया जाता है। किस समिति ने भारत में स्कूली पुस्तकालयों के लिए मानक निर्धारित किए हैं? भारत में पुस्तकालय के लिए मानक निर्धारित करने वाली प्रमुख समिति क्या है? डॉक्टर सिन्हा समिति, KP सिन्हा समिति। कौन है दोस्तों? कोठारी आयोग है, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग है, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, या फिर सिन्हा समिति है? कौन है? भारत में स्कूली पुस्तकालयों के लिए मानक निर्धारित करने वाला कौन है? सिन्हा समिति। कौन है? सिन्हा समिति है, ऑप्शन नंबर डी है। और सिन्हा समिति 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें
देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए विकास के लिए ऐतिहासिक सिफारिशें की। बायोग्राफिकल डिक्शनरी किसका उदाहरण है? प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत या फिर मिश्रित स्रोत? दोस्तों बायोग्राफिकल डिक्शनरी जो है आमतौर पर तृतीयक स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है? तृतीयक स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ACR 2 मतलब एंग्लो अमेरिकन कैटेगरी रूल्स 2 में यदि किसी पुस्तक में 3 से अधिक लेखक हो तो मुख्य प्रविष्टि मतलब मेन एंट्री, मुख्य प्रविष्टि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेन एंट्री। मुख्य प्रविष्टि को कहते हैं मेन एंट्री। मेन एंट्री किसके अंतर्गत बननी चाहिए? अगर कह रहा है कि ACR 2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स में सेकंड एडिशन में नियमों के अनुसार यदि किसी पुस्तक में 3 से अधिक लेखक हैं तो कोई मुख्य लेखक स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया गया है तो मुख्य प्रविष्टि मेन एंट्री है जो पुस्तक शीर्षक के अंतर्गत बनेगी। किसके अंदर बनेगी? शीर्षक मतलब टाइटल से। कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? कर्नाटक जिसका पूर्व में नाम था मैसूर, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1965 में पारित हुआ। 1965 में। सबसे पहले कहाँ पारित हुआ? तमिलनाडु में 1948 में बना हुआ था। सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पारित हुआ? तमिलनाडु। अगर यहाँ देखिए कर्नाटका में एक क्वेश्चन और आता है कि कर्नाटका में उपकर लगता है कि नहीं लगता है, तो उपकर लगता है। कर्नाटका में 3% उपकर लगता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा ये 5 राज्य है जहाँ पे पुस्तकालय पर उपकर लगता है। नीकनेट क्या है? नीकनेट क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय उपग्रह आधारित नेटवर्क है। क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। DDC का 22वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? DDC का 22वां संस्करण 2, 3, 4 या 5? DDC का 22वां संस्करण है जो 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अब 22वां संस्करण कब आया था DDC का? 2003 में आया था। कब आया था? 2003 में आया था। और DDC में टोटल अभी तक 23 संस्करण है। कितना है? 23 संस्करण है। 23 संस्करण मतलब 23 एडिशन है DDC में अभी तक। और 23वां संस्करण कब आया था दोस्तों? 23वां संस्करण आया था 2011 में। कब आया था? 2011 में। CC कोर्ण क्लासिफिकेशन में ई पक्ष किसे दर्शाता है? CC कोर्ण क्लासिफिकेशन में ई पक्ष ई दर्शाता है दोस्तों एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ई जैसा ये ऊर्जा, ऊर्जा का क्या होता है? एनर्जी। ई से एनर्जी। CC कोर्ण क्लासिफिकेशन में 5 पक्ष होता है। 5 गो क्या क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं PMEST। क्या बोलते हैं? PMEST। PMEST। P से क्या होता है? पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व। इसको याद रखेंगे आप लोग, पर्सनालिटी। MC क्या होता है? मैटर। E से एनर्जी, S से स्पेस और T से टाइम। टाइम मतलब समय। PMEST इसको बोलते हैं PMEST। पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। ई से एनर्जी ऊर्जा हो गया। अगला
ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी अब किसका हिस्सा है? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी अब ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक अभिन्न हिस्सा है। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक हिस्सा है। ब्रिटिश लाइब्रेरी म्यूजियम लाइब्रेरी क्या है दोस्तों? इसमें ब्रिटिश लाइब्रेरी यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। ब्रिटिश लाइब्रेरी क्या है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय है और दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। ये ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी है जो दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। इसमें क्या रखा गया है? तो दुनिया से जो भारत से जो लूटा गया है जो ऐतिहासिक चीज़, वही सबको म्यूजियम में ले जाकर रख दिया है ये लोग, और दिखाता है कि मेरे पास क्या है, सबसे बड़ा लाइब्रेरी है ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है? सर्च इंजन मतलब क्या होता है? जैसे गूगल में आप कुछ सर्च करते हैं तो एक सर्च इंजन हो गया। याहू तो बहुत सारा सर्च इंजन है, याहू है और भी बहुत सारा सर्च इंजन है। ओपेरा मिनी, वो तो ओपेरा मिनी तो ब्राउज़र है। जैसे गूगल में मानिए गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है? ईमेल भेजना इसका काम नहीं है। सॉफ्टवेयर विकसित करना, ये गूगल का काम सॉफ्टवेयर विकसित करना नहीं है। हार्डवेयर का प्रबंधन करना, हार्डवेयर भी नहीं है। हार्डवेयर जैसे कोई सामान जिसको हम छू सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो हार्डवेयर, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बच रहा है, वही होगा। वेब पेजों को अनुक्रमित करना और उपयोगकर्ता को प्रासंगिक जानकारी देना, मतलब वेब पेजों को सही से सरियाना और उपयोगकर्ता जो यूजर है उसको सही जानकारी देना, ये सर्च इंजन का काम है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लास विशुद्ध पक्षात्मक है, लगभग परिगणनात्मक, गणनात्मक, संश्लेषणात्मक। दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC जो है वो गणनात्मक मतलब इनुमरेटिव, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे दोस्तों, हिंदी इसका याद नहीं होगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन क्या है? ये क्या है? गणनात्मक है, गणनात्मक मतलब क्या हो गया? इसको अच्छे से टिक करते हैं। गणनात्मक मतलब क्या होता है? इनुमरेटिव। गणनात्मक मतलब क्या होता है? इनुमरेटिव। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC है जो ये क्या है? गणनात्मक है, इनुमरेटिव है। पुस्तकालय में अमानतिक काउंटर, प्रॉपर्टी काउंटर, क्लॉक रूम का क्या उपयोग है? पुस्तकें उधार देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पाठकों के निजी सामान को सुरक्षित रखने के लिए, सही बात है। अमानतिक काउंटर होता है। संदर्भ प्रश्न पूछने के लिए भी नहीं होगा, फोटोकॉपी करने के लिए ऐसा भी नहीं है। पुस्तकालयों का अमानतिक काउंटर, प्रॉपर्टी काउंटर, जिसको क्लॉक रूम भी कहा जाता है, का मुख्य उपयोग है पाठकों के निजी सामान जैसे बैग, कोट, छाते, मतलब कोई भी चीज़ जो पाठक लेके आते हैं उसको सुरक्षित रखना, इसका काम है सुरक्षित रखना कोई सामान जो पाठक लेके आते हैं। मतलब ये हो गया कि पुस्तक, अगर कोई पाठक है जो लाइब्रेरी में एंट्री कर रहा है तो अपना सारा सामान जो लेके आया है वो अपना रख दे, अमानतिक काउंटर पर जमा कर दे, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठ कर आराम से पढ़ाई करे। ट्रिपल आलेप की स्थापना किस मंत्रालय के पहल पर हुई थी? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? दोस्तों इसका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? मई 1972। ट्रिपल आर की स्थापना कब हुई थी? मई, इसको याद रखेंगे आप लोग, मई 1972। मई 1972 में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के पहल पर हुई थी। सांस्कृतिक मंत्रालय किसके पहल पर? सांस्कृतिक मंत्रालय के पहल पर हुई थी। और जिस समय स्थापना हुई थी उसका सांस्कृतिक मंत्रालय को कहा जाता था सामाजिक कल्याण मंत्रालय। ट्रिपल RLF का काम क्या है? देश के सार्वजनिक पुस्तकालयों मतलब पब्लिक लाइब्रेरी सेवाओं को, प्रणालियों को बढ़ावा देना, समर्थन करना और उनके विकास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। मतलब कि ये ट्रिपल RLF जो है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए काम करता है। CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट यूनेस्को द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिस्ट कहा गया। CCF मतलब कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया है।
बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? बड़ौदा राज्य में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड और डब्ल्यू बोर्डन को, या फिर एशा रंगनाथन को, मोतीभाई अमीन को, या फिर के.एम. असदुल्ला को। बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय आंदोलन का श्रेय जाता है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड को और डब्ल्यू बोर्डन को। दोस्तों, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा दिया। इन्हीं ने डब्ल्यू बोर्डन को बुलाया, अमेरिका से बुलाया डब्ल्यू बोर्डन को। ये मेलवी डेवी के शिष्य थे और ये बड़ौदा में पुस्तकालय चालू करवाएं और वहाँ पे पुस्तकालय शिक्षा भी शुरू करवाएं डब्ल्यू बोर्डन। और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड इसका आंसर हो जाएगा और डब्ल्यू बोर्डन। लाइब्रेरी ट्रेंड्स पत्रिका का प्रकाशक कौन है? लाइब्रेरी ट्रेंड्स पत्रिका का प्रकाशक कौन है दोस्तों? एल जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस, सेज पब्लिकेशन या एमेराल्ड पब्लिकेशन? लाइब्रेरी ट्रेंड्स पत्रिका का प्रकाशक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस। कौन है दोस्तों? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस। दोस्तों ये क्वेश्चन याद करने का, ये समझने का चीज़ नहीं है। लाइब्रेरी ट्रेंड्स पत्रिका मतलब ये मैगजीन है, एक पत्रिका है, का प्रकाशक कौन करेगा? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस करता है। टू कार्ड परिसंचरण विधि में कौन से दो कार्ड होते हैं? कह रहा है कि कौन से? रीडर्स टिकट और बुक कार्ड और डेट स्लिप, रीडर्स टिकट और डेट स्लिप, या फिर एसेसियन कार्ड और बुक कार्ड। टू कार्ड सिस्टम परिसंचरण विधि में दो मुख्य कार्ड होते हैं। कौन को? रीडर्स टिकट जिसको कहते हैं बोरोवर कार्ड, रीडर्स टिकट को कहते हैं बोरोवर कार्ड कहते हैं, और बुक कार्ड। कौन से दो हो गए? रीडर्स टिकट और बुक कार्ड। बुक कार्ड पुस्तक में रखा जाता है और इसमें पुस्तक का विवरण होता है। बुक कार्ड को किताब में रखेंगे, बुक में रखेंगे, इसमें बुक के बारे में लिखा रहता है। और रीडर्स कार्ड जो है वो पाठक को जारी किया जाता है और इसमें पाठक का विवरण होता है। मतलब रीडर्स कार्ड है। परिसंचरण विधि क्या होगा? सर्कुलेशन होगा परिसंचरण मतलब। तो टू कार्ड सिस्टम में रीडर्स कार्ड होता है, वो क्या करता है? पाठक को जारी किया जाता है, इसमें पाठक के बारे में रहता है। और बुक कार्ड में बुक के बारे में रहता है। जब कोई पुस्तक उधार दी जाती है तो बुक कार्ड को रीडर्स टिकट के साथ मिलाकर फाइल किया जाता है, जिससे रिकॉर्ड रहता है कि कौन सी पुस्तक किस पाठक के पास है और कब वापस करनी है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क ATIN किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञान। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क ATIN पर्यावरण से संबंधित है। किससे है? पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा ऊपर हो गया। इसका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क ATIN किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण। इसका आंसर होगा पर्यावरण। UDC का विकास किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, एशा रंगनाथन, मेलवी डेवी, पॉल ऑर्टेट और हेनरी लाफोंटेन, या फिर C.A. कट्टर। दोस्तों UDC का विकास है पॉल ऑर्टलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पॉल ऑर्टलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा। UDC का विकास किया गया वो मेलवी डेवी के परमिशन लेकर के किया गया, और मेलवी डेवी के परमिशन लेकर के किया गया। और UDC जो है वो DDC के आधार पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है कि UDC किसके आधार पर बना है, तो ये DDC के आधार पर बना है। DDC मतलब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। दोस्तों, अगर आपको बिहार लाइब्रेरी का तैयारी करना है तो आप हमसे जुड़े रहें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपसे कोई भी चार्ज, 1 रुपया भी चार्ज नहीं ले जाएगा, और आपको हर तरह से आपको क्यूज करवाया जाएगा। आपको 50 क्वेश्चन का सीरीज दिया जाएगा यूट्यूब पे, और आपको टेलीग्राम क्यूज करवाया जाएगा। और जैसे ही सिलेबस जारी होगा, सिलेबस का हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। सिलेबस में जो भी लिखा रहेगा, GK, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जो रहे, हिंदी रहे, जो रहे, या फिर लाइब्रेरी साइंस तो चल रहा है वो चलते रहेगा, और भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। जैसे ही परीक्षा की घोषणा होगी, मैं आपके लिए 100 से ज़्यादा क्वेश्चन का सेट लेके आऊँगा, सीरीज लेके आऊँगा। नेशनल, देखिए क्वेश्चन पे हम लगाते हैं, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में ICT का लाभ उठाना। ये सोच सिंधु कंसोर्टियम किन 3 कंसोर्टियम को मिलकर बनाया गया है? ये सोच सिंधु कंसोर्टियम है जो 3 कंसोर्टियम को मिलकर बनाया गया। कौन? UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम पहला हो गया।
दूसरा हो गया इंटरेस्ट AICT कंसोर्टियम और एनलिस्ट कंसोर्टियम। ये 31 नंबर का ए इसका आंसर होगा। मतलब ईस्ट और सिंधु जो बनाया गया है वो 3 को मिलकर बनाया गया है। कौन कौन? UGC इन्फोनेट, इंडेट्स, AICT और एनलिस्ट। इसको याद करना होगा। अगला, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? कोठारी आयोग, मुदारिर आयोग, राधा कृष्ण समिति या फिर यशपाल समिति? भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC को औपचारिक स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा नवंबर 1956 में हुई थी। नवंबर 1956 में UGC का स्थापना अगर कहेंगे तो संसद में अधिनियम बना के कब हुआ था? संसद में अधिनियम बना करके हुआ था 1956 में। 1956 में इसका स्थापना देता है, वो अधिनियम से हुआ था, संसद के अधिनियम, संसद के अधिनियम। एक और इसका आंसर है, UGC का स्थापना का एक और आंसर क्या है दोस्तों? एक और है 1953, 28 दिसंबर 1953। मेन रूप से स्थापना इसी समय हो गया था, स्थापना तो इसी समय हुआ गया था UGC का। UGC का स्थापना कब हुआ था? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1953 को, लेकिन 1956 में कहा था कि संसद में अधिनियम बना करके स्थापना हुआ था 1956 में। तो कह रहा है कि UGC का स्थापना जो हुआ था किसकी समिति की सिफारिश पर हुआ था? राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश पर। इसी को बोलते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसी को क्या बोलते हैं? कहीं कहीं पे अगर ये आंसर नहीं रहेगा, राधा कृष्ण आयोग नहीं आंसर रहेगा, तो इसका एक और आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसी का दूसरा नाम है, एक राधा कृष्ण आयोग का नाम ही क्या है? राधा कृष्ण आयोग का नाम ही है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और ये कब बना था? 1948 से 49 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रंगनाथन की क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CC में अतिरिक्त प्रविष्टि मतलब एडेड एंट्री इनके कितने प्रकार हैं? एडेड एंट्री, रंगनाथन की क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CC में अतिरिक्त प्रविष्टि मतलब एडेड एंट्री के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं इसके? 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं। ये 5 तरह की एंट्री होते हैं। रंगनाथन के क्लासिफाइड कैटलॉग में 5 तरह की एंट्री होते हैं। 5 तरह की एंट्री का नाम हमको दे देते हैं, मतलब ये एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन क्या कि इनमें से कौन सा रंगनाथन का के क्लासिफाइड कैटलॉग की एंट्री नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इसके लिए हमको सारा का सारा एंट्री जानना होगा कि कौन कौन सा एंट्री होता है। तो पहला एंट्री क्या होता है? पहला एंट्री होता है क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री होता है। दूसरा क्या होता है? बुक इंडेक्स एंट्री। दूसरा नंबर होता है बुक इंडेक्स एंट्री। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एडेड एंट्री नहीं है। तो नहीं है तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि सारा एंट्री जाना पड़ेगा, तब ना छाटेंगे कि कौन एंट्री नहीं है। पहला क्लास इंडेक्स एंट्री है, दूसरा बुक इंडेक्स एंट्री है, और तीसरा है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। क्रॉस मिट्टी का कहाँ से? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री हो गया। क्रॉस रेफरेंस। चौथा क्या है? अल्टरनेटिव नेम एंट्री। चौथा क्या है? अल्टरनेटिव नेम एंट्री। अल्टरनेटिव नेम एंट्री इसका मतलब एंट्री है। 5वां नंबर में क्या है? 5वां नंबर में है सीरीज एंट्री। सीरीज एंट्री पहला क्या है? क्लास इंडेक्स एंट्री है, दूसरा है बुक इंडेक्स एंट्री, तीसरा है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, चौथा में अल्टरनेटिव नेम एंट्री, 5वां सीरीज एंट्री।
इसका आंसर क्या होगा? 5 तरह की एंट्री, 5 गाइडेड एंट्री होता है। अगला, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जिसको पटना में है, जिसका स्थापना कब हुआ था? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना हुआ था 29 अक्टूबर 1891, 29 अक्टूबर 1891 हो जाएगा। और ये इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया 1969 में। रेफरेंस इंटरव्यू का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पाठक का नाम और पता जानना, पाठक की वास्तविक सूचना को आवश्यकता को स्पष्ट करना, पाठक के पुस्तकालय के नियम बताना, या फिर पाठक से शुल्क वसूलना। देखिए, रेफरेंस इंटरव्यू का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रेफरेंस इंटरव्यू क्या हो गया? मतलब किसी से रेफरेंस क्या होता है? जैसे आप गए, कोई ऑफिस में गए, लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी से मिले, वही रेफरेंस है। वहाँ से जाकर उससे मिलना रेफरेंस हो गया। देखिए, तो रेफरेंस इंटरव्यू का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पाठक का नाम और पता जानना। पाठक का नाम पता जान के हम क्या करेंगे? हमको तो अपना बुक उसको देना है पढ़ने के लिए, ताकि वो मेरे लाइब्रेरी में आए पढ़े। तो उसका नाम पता से हमको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। पाठक को पुस्तकालय के नियम बताना। अब कोई आएगा, नया आएगा, तो उसको सारा नियम बताने लगेंगे तो बोर हो जाएगा वो। पाठक से शुल्क वसूलना। ऐसा नहीं है कि हम लाइब्रेरी जो होता है वो सेवा के अभाव से होता है, तो शुल्क वसूलने से मतलब नहीं है। तो ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा? पाठक की वास्तविक सूचना को आवश्यकता को स्पष्ट करना। मतलब पाठक क्या चाहता है उसको स्पष्ट करना, उसको पता लगाना ही रेफरेंस इंटरव्यू का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला, ट्रेडमार्क क्या सुरक्षित करता है? ट्रेडमार्क क्या सुरक्षित करता है दोस्तों? एक आविष्कार ट्रेडमार्क को सुरक्षित नहीं करता। आविष्कार से मतलब नहीं है। एक साहित्यिक कृति भी नहीं, एक औद्योगिक डिजाइन ये भी नहीं। तो क्या होगा? एक ब्रांड का नाम, लोगो और स्लोगन। ट्रेडमार्क क्या सुरक्षित करता है? एक ब्रांड का नाम, लोगो और स्लोगन को सुरक्षित करता है। ट्रेडमार्क कानूनी रूप से एक ब्रांड का नाम, लोगो और स्लोगन या किसी अन्य पहचान चिन्ह को सुरक्षित करता है जो किसी विशेष कंपनी या व्यक्ति के उत्पादों या सेवाओं को दूसरे से अलग करता है। डीडीसी में तालिका 5 किसके लिए है? डीडीसी मतलब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेविड डेसिमल तालिका 5 किसके लिए है? किसके लिए? जातीय और राष्ट्रीय समूह के लिए। पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता सर्वेक्षण यूजर सर्वे किस विधि का उपयोग करते हैं? अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार या उपयोग सभी। यूजर सर्वे अगर हम करेंगे तो सब कुछ करेंगे। जैसे आप लोग ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, प्रश्नावली क्वेश्चन भी करेंगे और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू भी लेंगे। यूजर सर्वे में सबका सब हो जाएगा, उपयोग सभी। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एलएमएस का एक उदाहरण है। एमएस वर्ड, एडोब फोटोशॉप, कोहा या टैली। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है एलएमएस, जिसे इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम आईएलएस भी कहा जाता है, इसको आईएलएस भी कहा जाता है, का एक उदाहरण क्या है? कोहा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एलएमएस का उदाहरण क्या है? कोहा को कब बनाया गया था? 1999 में बनाया गया था। कोहा बनाया गया था कब? 1999 में। 1999 में इसको बनाया गया था। ये कहाँ का है? कोहा पूछ देता है कि कोहा किस देश का है, तो कोहा है न्यूजीलैंड का। कहाँ है? न्यूजीलैंड का ये सॉफ्टवेयर है। कोहा न्यूजीलैंड का सॉफ्टवेयर है और ये कोहा सॉफ्टवेयर है, इसको कौन बनाया था? इसको बनाया था काटिपो कम्युनिकेशन। काटिपो कम्युनिकेशन। दोस्तों, जब लाइब्रेरी का सिलेबस आएगा तो हम लाइब्रेरी का एक एक टॉपिक जो भी सिलेबस में रहेगा, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर लाइब्रेरी साइंस तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा जो भी रहेगा हम सारा का सारा आपके लिए वीडियो बना कर देंगे, आपको सॉल्यूशन कराएंगे, यूज कराएंगे। रंगनाथन के पच अनुक्रम फेसर सीक्वेंस का सिद्धांत क्या है? रंगनाथन के पच अनुक्रम फेसर सीक्वेंस का सिद्धांत क्या है? पीएमएसटी।
PMST हम बताए थे इसके पहले, क्या अभी बताए थे, इसी वीडियो में बताए थे कि पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम। SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? मैकलिन वर्जीनिया में स्थित है। और ये कहाँ है? वाशिंगटन DC USA। मैकलिन वर्जीनिया कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में है। SLA का मुख्यालय, SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? मैकलिन वर्जीनिया, और ये है वाशिंगटन DC USA में। SLA की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी, 1909। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। प्राइमरी लिटरेचर का उदाहरण है पाठ्य पुस्तक, शोध पत्रिका में मूल लेख या विश्वकोश या समीक्षा लेख। दोस्तों, प्राइमरी लिटरेचर का मुख्य पृष्ठ एक शोध पत्रिका में प्रकाशित मूल लेख है। क्या है? शोध पत्रिका में प्रकाशित मूल लेख। PPBS प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग का क्या अर्थ है? बजट आवंटित करना, ऐसा कुछ नहीं है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों की योजना बनाना और संसाधन आवंटित करना, ये हो सकता है। प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होगा। नीतियों का निर्धारण करना, तो ये क्या होगा? PPBS। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। PPBS प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग चरण का अर्थ है संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट गतिविधियों या कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन आवंटित करना। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को कहाँ पर विकसित किया गया? IIT चेन्नई, IIT दिल्ली, IIT मुंबई या IIT खड़गपुर? तो भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय इंडियल IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया। कब किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है ये। और ये कब विकसित किया गया? मई 2016 में। मई 2016 में विकसित किया गया। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है कि पाठक का समय बचाओ? तो पाठक का समय बचाओ प्राथमिक सूत्र, प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र या चतुर्थ सूत्र? कौन कहेगा? पाठक का समय बचाओ कहेगा, ये चतुर्थ सूत्र कहता है। चौथा सूत्र कहता है कि पाठक का समय बचाइए। 16। अच्छा, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन दिए हैं? डॉक्टर एस आर रंगनाथन दिए। 16 का फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर फॉर इन्वर्टेड लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित किया गया है? 16 सॉफ्टवेयर फॉर इन्वर्टेड लाइब्रेरी है। ये कब है, किस में विकसित किया गया? चतुर्थ पीढ़ी में विकसित किया गया है। एक एटलस में मानचित्रों की समानता क्या होता है? एक एटलस में मानचित्रों के साथ समानता एक सूचकांक, इंडेक्स और पौराणिक कथा लीजेंड होता है। एटलस में क्या होता है? सूचकांक होता है। देखिए, विस्तृत पाठ विवरण होता है। एटलस में क्या होता है? मानचित्र होता है। एटलस में मानचित्र रहेगा। मानचित्र भारत का मानचित्र, बिहार का मानचित्र, नदी का, पहाड़ का, ये सब का मानचित्र के माध्यम से दिखाया जाता है। तो विस्तृत पाठ विवरण नहीं होता है, बस मानचित्र होता है। विज्ञापन होता है, किसी चीज़ का प्रचार होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी होता है? नहीं। तो ऑप्शन एक ही बचा, सूचकांक, इंडेक्स और पौराणिक कथा। सूचकांक, इंडेक्स, पौराणिक कथा आपको समझ में नहीं किया है तो इसको समझाते हैं हम कि सूचकांक उपयोगकर्ता को विशिष्ट स्थानों को शीघ्रता से खोजने में मदद करता है। सूचकांक खोजने में मदद करेगा कोई स्थान को। अब पौराणिक कथा क्या होता है? पौराणिक कथा मानचित्रों को समझने और उनकी सही व्याख्या करने के लिए आवश्यक है। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहली बार ILA जब बना था, कब बना था? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर 1933 को। कब हुआ था दोस्तों? 13 सितंबर 1933 को ILA की स्थापना हुई थी। कब? 13 सितंबर 1933 को। 13 सितंबर 1933 को हुआ था। और ये ILA को उसमें अध्यक्ष कौन बने थे? एमओ थॉमस। डॉक्टर एमओ थॉमस ILA के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ILA मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस के 2 प्रकार कौन से हैं? संदर्भ सेवा क्या होता है? रेफरेंस सर्विस होता है। संदर्भ सेवा होता है रेफरेंस सर्विस। अगला, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा के 2 मुख्य प्रकार क्या है? अल्पकालिक संदर्भ सेवा मतलब रीडिंग रेफरेंस सर्विस, और दीर्घकालिक संदर्भ सेवा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। मतलब अल्पकालिक क्या हो गया? कोई भी क्वेश्चन है,
कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो उसका 2 आंसर होता है, या तो उसका आंसर बहुत हम जल्दी दे सकते हैं, या फिर उसको आंसर बहुत ही सोच समझ कर देना पड़ेगा, या फिर बहुत उसमें समय लगेगा। तो जिसका आंसर तुरंत हम दे सकते हैं, जैसे कि हम पूछ सकते हैं कि कल कौन सा तारीख है, तो कल कौन सा तारीख है, तो 14 तारीख है, 14 सितंबर। तो इसका तुरंत इसका आंसर मिल गया, तो ये हो गया रेडी रेफरेंस, तुरंत हो गया। दीर्घकालीन क्या हो गया, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा क्या हो गया, तो जटिल प्रश्न हो गया, मतलब ये हार्ड क्वेश्चन हो गया, इसे देने में बहुत अधिक समय लग सकता है। जैसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिसको हमको आंसर देने में बहुत समय लगेगा, वो क्या है, दीर्घकालिक लॉन्ग रेंज। फेयर डीलिंग किस देश के कॉर्पोरेट कानून का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। फेयर डीलिंग जो है यूनाइटेड किंगडम, यूके और अन्य कॉमनवेल्थ देशों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत के कॉर्पोरेट कानून में पाई जाती है। तो फेयर डीलिंग पाया जाता है दोस्तों कहाँ, यूएसए में फेयर यूज है, वहाँ फेयर डीलिंग नहीं है। यूके और अन्य कॉमनवेल्थ देश ये हो सकता है, फ्रांस, जर्मनी सब नहीं। तो फेयर डीलिंग कहाँ होता है, यूके में होता है, और अन्य कॉमनवेल्थ देश जो कि कॉमनवेल्थ देश है वहाँ होता है फेयर डीलिंग, कॉपीराइट कानून में होता है ये। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। बिहार लाइब्रेरी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको पूरे तरीक़ा से अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा। तो आज हम ख़त्म करते हैं दोस्तों, आज वीडियो लंबा हो गया, तो हम एक्सप्लेन समझाने के चक्कर में वीडियो लंबा हो गया। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे। बाय बाय।